दिन हुई तो मैं घबराई गई थी। मैंने सोचा मैं तो मर ही जाऊंगी। तो मैं तो रोने लगी थी, डर गई थी कि क्या होया मेरे साथ। हमें ये तो पता नहीं था क्या होता है महीना। तो जब पहली बार हुआ था तो ये घबराहट हुई थी, पता नहीं क्या होगा, ये क्यों हो रहा है। 71% of girls are unaware about the concept of menstruation until menarche. Sonam from Nalhar village in Mewat in Haryana studied till class 10. She started getting her periods when she was 15 years old. She was frightened as she had no idea what had happened. A year later, at 16, she was married off without being told anything about menstruation. 15 में हुआ था मुझे और हमें ये तो पता नहीं था क्या होता है महीना। तो जब पहली बार हुआ था तो ये घबराहट हुई थी, पता नहीं क्या होगा, ये क्यों हो रहा है। तो फिर मम्मी से पूछी, मम्मी ये क्या होता है। तो मम्मी ये बोली कि कपड़ा लगा लो। तो फिर हमने कपड़ा लगाया। तो फिर उसके बाद मम्मी ने हमें कुछ नहीं बताया। Sonam was given no information about how to cope with her menstrual cycle, not in her maternal home, neither from her mother-in-law, who dismissed her questions by merely telling her that it happens to all women. So now 20 years old, this is what Sonam knows. सास बोली कि बेटा ऐसे सबके होता है, आपके साथ नहीं होता, सबके साथ होता है ऐसा। मंदिर में मना किया था तुलसी के पास में जाना, जैसे अचार छू लेते हैं तो ख़राब हो जाता है अचार वगैरह भी। और रसोई में जाते हैं खाना बनाने के लिए तो मम्मी रसोई की मना कर देती है, तो अलग खाना बनाते हैं तो मम्मी खुद घाल के देती है, कुछ छूने नहीं देती मम्मी। तो आप अलग सोते हो? अलग? हाँ अलग। कितना मतलब बहुत दिक्कत सी होती है, ये लगता है पता नहीं कि एक दिन में सही होएंगे। During her periods, Sonam feels isolated. She has to stay away from social gatherings, eat and sleep in a separate room. जब डेट आती है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं अब क्या होगा, सबको पता लग जाएगी और फिर किसी चीज़ें छूने नहीं देंगे, परिवार के संग नहीं रहने देंगे, खाना भी नहीं बनाने देंगे, इसलिए तो बहुत दिक्कत सी होती है दिल में। Fajri comes from an Orthodox Mu Muslim family from Palla village. 12 साल या 13 साल में मेरी शादी हो गई थी। 5वीं क्लास में पढ़ती थी, उसी स्कूल में से छुड़ा करके वो शादी कर दी मेरी। तो मुझे तो शादी का मतलब कुछ नहीं मालूम था और 1 या 2 साल बाद मुझे MC आने चालू हुए। पहले दिन हुई तो मैं घबराई गई थी, मैंने सोचा मैं तो मर ही जाऊंगी। जैसे कि बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा था और खून से आने चालू हो गए थे। मैंने सोची कि मेरे को क्या हो गया, कैसे हो गया, पता नहीं क्या बीमारी लग गई है मुझे, क्या हुआ है। मैं तो घबराई गई थी बिल्कुल, ऐसा क्यों हुआ है पहली बार। तो मैं तो रोने लगी और कमरे से बाहर ही नहीं आ रही थी। मेरी सास के पास गई तो बोली नहीं, उन्होंने हम समझाया मुझे, नहीं ऐसा नहीं है, ये तो सब औरत को होता है, लेकिन ये पहली बार है, तुझे आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे। हमारे यहाँ उनको औरतों को खाना भी बनाने की इजाज़त नहीं है वैसे तो, कि तुम नापाक हो 5 दिन, नमाज भी नहीं पढ़ सकती, कोई पवित्र जैसे कि हमारे एक तस्वीर नमाज के बाद होती है, कोई पाक चीज़ कुरान शरीफ होती है उसको हाथ नहीं लगाते, छूते नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं करते उन दिनों में। जैसे परंपरा शुरू से चली आ रही है वैसे ही
हमें भी निभानी पड़ी। In Fajri's community, it is believed that menstrual blood is impure and must be allowed to flow freely. The reason why women are forbidden from wearing a sanitary towel or cloth. Instead, they are told to wear dark colors during their period and end up wearing clothes that are soiled with menstrual blood. हमारे में ऐसे है कि कपड़ा नहीं लगा सकते। जो हमारी सास थी वो बोलती थी कि गर्मी निकलती है ये शरीर से, और कपड़ा लगाओगी तो वापस गर्मी शरीर के अंदर चली जाएगी और कुछ दिक्कत परेशानी हो जाएंगी और तुम्हें कुछ भी हो सकता है। डार्क कलर की सलवार पहनते, जैसे ब्लैक कलर की या लाल कलर की सलवार पहनते थे और पीछे उसको कपड़ा रख के बैठ जाते थे। ऐसे थे हमारे ज़माने में। तो इस तरह से होती थी, जैसे हमको बताई वैसे हमने भी ऐसे ही किया। Religious and cultural diktats reinforce the belief that menstruating women are impure and need to be isolated. For instance, Hindu women are simply not allowed to visit a temple, pray, cook, or touch anybody else. In Islam, menstruating women are prohibited from touching the Quran and praying during a minimum of 3 and a maximum of 7 days. They are not allowed to enter the mosque or fast. The Bible's 19th verse states, "When a woman has a discharge and the discharge in her body is blood, she shall be in a menstrual impurity for 7 days, and whoever touches her shall be unclean until the evening." The other cultural practices that add to the trauma. Menstruating women and girls are not allowed to sleep with the family. They are not allowed to touch pickle, papar, as it's believed that their impurity will spoil these food items. And it's believed that if a dog digs out a used menstrual cloth buried in the ground, the woman who used it will become infertile. This Panditji at Bholenath temple in Khasera village seals the fate of menstruating women when he emphatically declares them as dirty. औरत का दोष नहीं होता, उसके शरीर का दोष होता है। उसके शरीर के अंदर जो गंदगी होती है वो खुद ही औरत महसूस करती है। उसे आलस आता है या उसके शरीर में चेतनता नहीं रहती, ना तो वो नहा सकती उस समय, ना उस समय कपड़े धो सकती है। उसे वो दोष होता है, मासिक दोष माना जाता है। इसलिए उसे रोकता तो कोई नहीं है, लेकिन वो खुद अपनी जिम्मेवारी खुद समझनी चाहिए। उसे ना उसका ऐसे अशुद्धता में पुण्य मिलेगा, ना कोई फल मिलेगा। Pandit Balanath's views merely reflect commonly held beliefs. And so the moment a girl hits puberty and begins her menstrual cycle, taboos kick in to shame her, adversely impacting her psychological and social development and often her health. I think it has actually quite a pervasive influence. It affects our health very directly because of certain taboos and restrictions. Girls may not, for example, be able to change their menstrual absorbent as frequently as they want to. It impacts whether they dispose it off by throwing it, by burning it, by burying it. So it even impacts like disposal practices, hygiene practices. In some communities, they say that you shouldn't bathe during your period. So the entire duration of your periods, don't bathe, don't wash your hair. So if you don't maintain hygiene by bathing or washing your genitals every time you change, that also impacts your ability to be clean and infections that you may pick up as a result of not washing yourself or changing your absorbent. Taboos, restrictions and ignorance create an unhealthy cycle, often hard to break and pass down generations. Shakuntala was 13 when she got married and got her periods for the first time in her in-laws' home. She was not prepared for it. Her mother-in-law could not explain what had happened, but cautioned her to keep her state hidden from the menfolk in the family and imposed several restrictions. Once she now places on her 3 daughters-in-law who live with her. मैं भी अपनी बहुओं को यही बताई थी, तो व्रत नहीं रखने देती मैं, तुलसी की पूजा इसको भी नहीं करने देती। जैसे हमारा अचार रखा हुआ घर में, तो हम जो साफ़ सुथरा पहली बार तो हम लड़कों से निकलवाते हैं, भाई अचार रख जाना निकाल के, तो रख जाते हैं। तो जब भी हम खाते हैं बहू या हम हाथ नहीं लगाते उस टाइम में। Shakuntala and her daughters-in-law all use cloth and rags as absorbents during their periods, which she says becomes very difficult to wash and dry in the sun. As apart from the stigma that comes with menstruation,
they have little access to either water or private toilet facilities. ज़्यादातर सूती कपड़ा लेते थे, उसको थोड़ा मोटा कपड़ा करके उसको ही लेते थे। फिर जैसे सबके छुप के धोते थे, कभी रात को या कभी कोई नहीं रहता था, जब धूप में दुबक के छुप के ही सुखाते थे। जैसे छत्ते हैं, जैसे किसी ओट में, खाट वाट की ओट में छत उसको सुखाते थे, तार पे तो कुछ कपड़ा ढक देते थे। कपड़े के यूज़ करने की वजह से, क्योंकि अच्छी तरह सूखता नहीं था, तो जैसे हम जाते थे सोच के लिए तो वो कपड़ा हम रख देते थे, फिर वही दोबारा यूज कर लेते थे। तो उसकी बदौलत हमारे बहुत ज़्यादा फुंसी हो जाती थी, खुजली हो जाती थी। Less than 15% of menstruating women in India use sanitary napkins. Lakhs of women across the country resort to natural materials like mud, leaves, dung, animal skins or ash, which cause poor menstrual health. It's a reason why reproductive tract infections are 70% more common amongst women who use unhygienic materials. And part of the reason why India accounts for 27% of the world's cervical cancer deaths. Along with health education comes a serious casualty for girls. 23% of girls drop out of school completely once they hit puberty, while 1 out of 4 girls who continue their education miss at least 1 or more school days during their periods, mostly because their schools lack proper toilets, water, hygiene and disposal facilities. In fact, 63 million of adolescent girls live without toilets. बाहर जाने में तो बहुत दिक्कत होती है कि कैसे बैठें, क्या करें, क्या नहीं करें। अब महीनों के दिनों में मैं स्कूल भी कम जाती हूँ क्योंकि वहाँ पे मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। We have to address that issue. Girls and women also don't have access to toilets, a safe place to change whichever absorbent that they use, water to wash themselves, water to wash their cloth if they're using that, and even disposal, no access to dustbins or other disposal mechanisms. Thank you. You know how difficult the topic of menstruation is. Even in urban, privileged India, the act of buying sanitary napkins can be awkward. Wrapped as if we women are buying something that we should be embarrassed of.